सो अब डिस्कस करते हैं कि GS2 के लिए नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मेंस। जैसे GS3 में किया था, है ना, कि हर एक टॉपिक को पकड़ के उसको सेग्रीगेट करके ईच टॉपिक के ऊपर हमारे पास में नोट्स होने चाहिए। बस GS2 का जो नेचर होता है ना, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके जो नेचर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। और ये बात मैं भी अग्री करूँगी कि GS3 में नंबर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू GS2। पर इसका भी एक अगर आप साइंटिफिक वे में एग्ज़ाम को एनालाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो कहीं ना कुछ पैटर्न हम पकड़ सकते हैं। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हम एटलीस्ट 17 टू 18 क्वेश्चंस के लिए रेडी रह सकते हैं, ठीक है। बाकी एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में बाउंसर आएंगे, मगर आपको ये जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करनी पड़ेगी कि इफ़ यू प्रिपेयर योर सेल्फ इन सच अ वे कि आप 16 टू 17 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं तो बाकी जो बचे हुए 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है कि बाउंसर आए, या फिर इन 3-4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा और 2 क्वेश्चन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगा, 20-30 वर्ड्स आपको उस क्वेश्चन के बारे में अवेयरनेस होगी। तब भी आप, क्योंकि जर्नी ऐसी होने वाली है, आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर आपको आंसर करना ही पड़ेगा। आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अपने पूरे आंसर लिखने वाले हैं, दे आर नॉट गोना लीव द आंसर। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है ना, जब तक हम मेंस एक्चुअली बैठ के देते हैं तब तक हम इतना रेडी हो जाते हैं कि अगर हमारे पास में 20 क्वेश्चन में से अगर हमको 15 नोन क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस अगर नोन में आ रहे हैं, इसमें सिर्फ जो 2 क्वेश्चन है वो एकदम बाउंसर हैं और 3 क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ 20 से 30 वर्ड पता है, तब भी हम एग्जाम हॉल में जाके ऑल 20 क्वेश्चंस को वहाँ जाके हम अटेम्प्ट करेंगे। और ओवरऑल अगर एवरेज देखेंगे, वेरी गुड मार्क्स इन 15 क्वेश्चंस, बिलो एवरेज मार्क्स इन दीज 3 क्वेश्चंस। एंड ये जो 2 क्वेश्चन में है इसमें हम 1 या 2 मार्क भी अगर हम गेन कर सकें तो वो हमारे लिए पॉजिटिव में ही होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। तो जैसे कि GS3 में हमने किया था, हर एक टॉपिक के ऊपर हमने घटना चक्र की बुक से नोट्स निकाले थे, उसके साथ साथ में वेबसाइट्स का भी सहारा लिया था सो दैट हमको उस टॉपिक की पकड़ हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ GS2 में थोड़ा सा कुछ और करना है। यहाँ पे हमको कोचिंग सेंटर के जो मटेरियल होते हैं ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में लिखा हुआ है प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल एक टॉपिक है सिलेबस के ऊपर, तो प्रीएम्बल से रिलेटेड ना आपको ये नहीं पूछेगा GS2 में कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रीएम्बल को ना किसी ने कुछ कोट किया होगा, जैसे कि किसी व्यक्ति ने बोला है कि प्रीएम्बल इज़ नथिंग बट दी लाइक हाउ द आइडेंटिटी कार्ड इज़ टू द ह्यूमन बीइंग और द सिटीजन, प्रीएम्बल इज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला गया है ना। तो जिसने कुछ ऐसे कोट्स किए हुए हैं, या फिर जैसे कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को लेके हो गया है ना, केसी वेयर ने बोला था कि इंडिया इज़ अ क्वाज़ाई फेडरल, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए या कमेंट कीजिए या सब्सटैंशिएट कीजिए। तो इसका ना थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसका जो स्कोप होता है ना, उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो नोट्स बनाना है ना, जो हर एक टॉपिक के ऊपर जो 50 टू 100 वर्ड्स का नोट्स बनाना है, वो तो मैं आपको बताऊंगी अभी। इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ में जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो स्कोप होता है कि प्रीएम्बल से कुछ ये 4 या 5 एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये स्कोप कहाँ से डिसाइड होता है, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जब हम बोलते हैं तो UPPCS का ही नहीं, हम UPSC एंड UPPCS, ठीक है, दोनों में जो प्रीवियस ईयर में मेंस के क्वेश्चन आए हैं ना, वहां से हम निकालेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का स्कोप कहाँ कहाँ होगा। इस बार भी अगर आप GS2 का पेपर देखेंगे, था काफ़ी टफ, मैं UPSC की बात कर रही हूँ, काफ़ी टफ था, मगर बहुत सारे क्वेश्चन का जो टॉपिक था ना और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो प्रीवियस ईयर अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो उसको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा। अगेन व्हेन आई एम सेइंग पैटर्न समझ में आएगा, वी आर स्टिल एमिंग कि 20 क्वेश्चन में से हमें 16 टू 17 क्वेश्चन नोन ही पकड़ने हैं, राइट। 3 क्वेश्चन बाउंसर जाएंगे आपको और सबको, बट हम उसमें कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, इसका हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो मेरा क्या कहना है कि आपको ये जो टॉपिक वाइज जो नोट्स रहेंगे वो तो हम बनाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोचिंग सेंटर के नोट्स चाहिए। अब देखिए, इस कोचिंग सेंटर के नोट्स के लिए हम देयर आर 2 वेज ऑफ गेटिंग दिस। तो या तो आप पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी GS2 का अगर पेड कोर्स आप लेना चाहें
तो इसके लिए मैं नहीं रोकूंगी। जनरली मैं स्टूडेंट्स लोग को पे करने से मना करती हूँ, पर डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में खड़े हुए हो, आप चाहें तो पेड कोर्स ले सकते हैं GS2 के लिए। पर इसका भी ना वे अराउंड है, बोलते हैं ना कि हम इंडियन लोग के पास में हमेशा जुगाड़ होता है ना, तो इसका जुगाड़ भी मेरे पास अवेलेबल है। बट उसका जो जुगाड़ होगा ना, वो सिर्फ नोट्स का जुगाड़ है मेरे पास में, ठीक है, नोट्स का जुगाड़ है। बट इसके पास में मुझे जो वो पेड कोर्स में वो एक्सप्लेन करते हैं ना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में चाहिए तो उसके लिए आपको किसी भी अच्छे कोचिंग का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए स्पेसिफिक टू GS2। बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए भी अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहें तो फीस अभी भी 20 से 25 हज़ार रुपये है, अगर ठीक ठाक कोचिंग सेंटर की आप बात कर रहे हैं तो। किसी को भी आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार में कोई कंप्लीट कर दे। और इसका सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पूरा कोर्स कम से कम दे नीड 3 मंथ्स, 2 से 3 महीना इन्हें लगता है कोई भी एक GS को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो जुगाड़ है ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, सेकंड क्या होने वाला है कि जो पेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको रीसेंट के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जो रीसेंट में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ हमको पता है ना, 10 शेड्यूल वाला, तो अब हम 52nd अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो जो जुगाड़ मैं बताने वाली हूँ ना, उसमें जो एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं वो 1-2 साल पहले के मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एंटी डिफेक्शन की बात करें तो 2-3 साल पहले कहाँ पे एंटी डिफेक्शन हुआ था, कौन से स्टेट में, कर्नाटका में हुआ था, ठीक है, उसके साथ में MP में हुआ था। बट अभी जो, अगर आप अभी किसी कोचिंग सेंटर को अगर आप वो कर रहे हैं ना, ज्वाइन करेंगे, तो आपको जो कल हुआ है ना एंटी डिफेक्शन, कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में चल रहा है, राइट, न्यूज़ अगर आपने देखी होगी तो 37 या 25 से 37 MLAs ने शिवसेना छोड़ा है, राइट। तो दी ओनली डिफरेंस है, अगर आप पेड कोर्स में जाते हैं तो हो सकता है वो आपको एकदम रीसेंट का एग्जाम्पल दे, ठीक है। और जो जुगाड़ की मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें आपको हो सकता है कि 1 साल पहले की न्यूज़ आपको मिले, ठीक है। पर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको एकदम रीसेंट की भी न्यूज़ चाहिए ना, तो हम एनीवेज 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही वो 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप जिस टॉपिक पे आप रीच करते हैं ना, उस टॉपिक के करंट बस अपने नोट्स में ना इस करंट का एग्जाम्पल को बस ऐड कर दीजिएगा रेड पेन से, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, हम करंट के लिए क्या पढ़ रहे हैं, हम करंट के लिए घटना चक्र पढ़ रहे हैं। घटना चक्र की जो बुक आने वाली है उसमें तो रीसेंट एग्जाम्पल होने वाला है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। बट घटना चक्र भी, क्योंकि हम अभी पिछले साल का पढ़ रहे हैं, 6 महीने पुरानी हो चुकी है, नई वाली अभी आई नहीं है, तो जब हम नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो अभी भी हमारे पास में 6-8 महीने पहले का ही एग्जाम्पल है। तो उसको रेलिवेंट एग्जाम्पल के लिए हमें 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कहाँ से आपको इसको पढ़ना है। तो मैं किस जुगाड़ की बात कर रही हूँ, हम करेंगे जुगाड़ जो नोट्स का है, वो है टॉपर्स, है ना। टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो अपने जिस नोट्स से उन्होंने पढ़ाई की है ना, उन्होंने लिटरली पूरा उठा के उन्होंने फ्री में अपने ब्लॉग में अपने नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। ये तो आपको भी पता होगा। इट्स जस्ट दैट अब हमको आंख बंद करके इनके ही नोट्स को यूज़ करना है, और इनके नोट्स को हम यूज़ करेंगे स्टैटिक पोस्ट। देखिए, कोई भी टॉपिक है, एग्जाम्पल एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक का जब से ये आया है तब से इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स होने के बाद भी जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो अभी भी वैसी के वैसी है। तो करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला, सिर्फ एग्जाम्पल चेंज होने वाले हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें, ठीक है, स्टेट एंड सेंटर के रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें, तो फाइनेंशियल रिलेशन सिंस द डे 1950 से लेके अभी तक एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सेंटर से जो डिवॉल्व होते हैं पैसे, वो उतने इनफ नहीं होते हैं स्टेट के लिए। सेकेंडली, अभी तो ये सब जो कुछ कॉमन पॉइंट है वो तो होते रहेंगे, ठीक है। फिर इसमें करंट अफेयर्स में क्या होने वाला है, करंट अफेयर्स में आप GST कॉम्पनसेशन ऐड हो गया, राइट। सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू GST कॉम्पनसेशन को लेके कुछ अलग है, एंड स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग GST कॉम्पनसेशन को लेके कुछ अलग है। अब ये दोनों में जो रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम है, ये तो जब से GST आए हैं तब से प्रॉब्लम है, तो ये तो स्टैटिक पोर्शन का हो गया। अब इस टॉपिक का करंट क्या चल रहा है, तो करंट में क्योंकि कोविड से लड़ा है ना स्टेट, दिल्ली वाला एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। दिल्ली ने हमेशा शिकायत की कि सेंटर ने पैसे नहीं दिए हैं, बट अदर स्टेट ने शिकायत नहीं की है पैसों को लेकर, है ना। तो ये भी चीज़ें होती है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, सेंटर स्टेट रिलेशन बोल दीजिए, एंटी डिफेक्शन बोल दीजिए, प्रॉब्लम विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर बोल दीजिए, प्रेसिडेंट एज दी प्रेसिडेंट को बोलते हैं ना कि एक रबर स्टैम्प के जैसे हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है। या फिर प्राइम मिनिस्टर बिकम्स डिक्टेटर हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम शुरू से चलते हुए आ रही है और ये प्रॉब्लम आज तक चलते हुए जाएगी। तो अगर हम किसी टॉपर जो ऑलरेडी 2-3 साल हो गए उन्हें टॉप किए हुए,
उनके अगर नोट्स को हम पढ़ेंगे तो वो अभी भी रेलिवेंट होगा। दी ओनली थिंग इज़, जब भी हम किसी क्वेश्चन, अगर एग्जाम में हम क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन के हमने टॉपिक डाला, उसके अंदर अगर हम 5 पॉइंट लिखना चाहते हैं ना, तो अगर पहला और दूसरा पॉइंट हम करंट अफेयर से रिलेटेड लिखें, और जो ये बाकी 3 पॉइंट है ना, ये अगर हम टॉपर्स की कॉपी से लिखेंगे तब भी रेलिवेंट होगा। मेरे जो नोट्स बने हुए थे 2020 के थे, वो 2020 के मेरे नोट्स अभी तक मैंने अनुदीप सर के नोट से मैंने कॉपी किया था, और मैंने ऋषिकेश करके एक टॉपर थे, 80s में उनका रैंक आया था और 2019 में, तो उनके इन दोनों के नोट्स काफ़ी अच्छे नोट्स है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने लिया है, अब आप अपना टॉपर सेलेक्ट कर दीजिए। हो सकता है अगर सृष्टि मैम ने कुछ डाला होगा या फिर अक्षत सर ने अपने नोट्स डाले होंगे, अगर उन्होंने पेड भी कर दिया होगा और अगर उनकी हैंडराइटिंग आपको अच्छी लगती है तो आप चाहें तो इनके नोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट द जुगाड़ थिंग, है ना। मैं जुगाड़ आपको बता रही हूँ, इसका वे आउट है। अदरवाइज़ आपको कोचिंग लेना है तो आप ले सकते हो। मैं GS2 के लिए कोचिंग लेने के लिए मना नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब मैं टॉपर्स के नोट्स आपको दिखाऊंगी, तो आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश रेड्डी सर के जो नोट्स हैं वो उनका मैं आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपका ड्राइव में ऐसे ओपन होगा, तो ड्राइव कुछ इस तरीके से दिखता है। टॉपिक वाइज उन्होंने एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं। तो मैंने इसमें ये वाला टॉपिक, सिविल सर्विसेज वाला टॉपिक देखते हैं, ठीक है, उन्होंने नोट्स क्या बनाया। अब यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज है उसका आर्टिकल बता दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आपको नोट्स मिल गए। उसके बाद में ऐसी डिमांड है कि ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या 311 को हमको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। तो केस फॉर मतलब डिलीट करने के फॉर में जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, उस पर इन्होंने 6 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद में 311 को रिटेन करना है, उसके फॉर में इन्होंने 6 पॉइंटर्स दे दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जब भी आपको एनालिटिकल क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स ही पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको आपके व्यूज़ पूछे जाएंगे, क्रिटिकली कमेंट करने बोला जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको हर आर्ग्यूमेंट के पीछे जो क्वेश्चन पूछा है उसके पीछे आपको फॉर में कुछ रीज़न लिखना है, 2-3 पॉइंट, एंड उसके अगेंस्ट में 2-3 पॉइंट, मैंने बहुत कम बोल दिया, 3-4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और अगर मान लो जैसे कोई किसी को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है या डायरेक्टली फंक्शन पूछ रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका एक ही पार्ट है, एग्जाम्पल व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स या फिर व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर पूछ लिया एग्जाम्पल, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, तो इन दैट केस यू विल मेक इट अ पॉइंट कि आप 7-8 पॉइंट्स डाल रहे हैं। मगर जहाँ पे भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करने बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स देने बोला जाएगा तो आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, फॉर के लिए आप 4 पॉइंट लिख दीजिए और अगेंस्ट के लिए 4 पॉइंट लिख दीजिए और एक बैलेंस कंक्लूजन करके कंक्लूड कर दीजिए। तो अभी भी आप 8 पॉइंट लिख रहे हैं, जस्ट दैट फॉर में आप 4 लिख रहे हैं एंड आप अगेंस्ट में 4 लिख रहे हैं। तो इस तरीके से ही नोट्स बनाइएगा ताकि आपके पास में हर एक टॉपिक के पीछे उसके आर्ग्यूमेंट के लिए, उसके फॉर के आर्ग्यूमेंट के लिए एंड अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट के लिए कम से कम 3 से 4 पॉइंट होने चाहिए। सेकेंडली, हो सकता है, देखिए हर किसी की आइडियोलॉजीज़ अलग होती है, हर किसी के पॉलिटिक्स को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके व्यूज़ अलग होते हैं। जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो उस कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारी फेवरेट टीचर कौन है, उससे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना वो चेंज होते रहते हैं। मगर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी आइडियोलॉजीज़ को और अपनी थिंकिंग एंड थॉट्स को साइड में रख के जब भी हमको आंसर देना होगा ना, तो जितने पॉइंट आप किसी आर्ग्यूमेंट के फॉर में दे रहे हैं उतने ही पॉइंट आप उसके अगेंस्ट में भी देंगे और जो आपका कंक्लूजन होगा वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब जैसे बहुत ही ख़राब वाली बात है, कोई ऐसी मतलब अगर कौन सा टॉपिक पकड़ लीजिए, अगर हम माइनर रेप की बात करते हैं तो माइनर रेप कोई ऐसे क्रिटिकल टॉपिक होगा ना, तो वहाँ पे माइनर कैपिटल पनिशमेंट फॉर माइनर रेप अगर पूछ लिया है ना, तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे के आप फॉर या अगेंस्ट में क्लियरली बोल सकते हैं। बट अगर आपको कोई पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक वाली कोई चीज़ें होती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कश्मीर को, इंडिया को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे जो काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहे हैं कंट्री में, तो वहाँ पे आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को आप साइड में रखिए और जो इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें हमको 4 फॉर के लिए और 2-3 आप अगेंस्ट के लिए वो करके बैलेंस्ड आपको कंक्लूजन देना चाहिए, ये समझदारी बोलती है, ठीक है। उसके बाद में अगेन डिसीजन तो आपका होगा किस तरीके से आंसर देना है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। मेरी खुद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बट वो मेरे आंसर राइटिंग पे और मेरे इंटरव्यू स्किल्स पे नहीं आती है।
ठीक है, हर किसी की होती है। हो सकता है कि उसको आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना बोले, आपको पर्सनल आइडियोलॉजी हो, उसको भी आप ना अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका एक्सट्रीम है, उस वो एक्सट्रीमिज्म को ना आप आंसर में आने मत दीजिएगा। ये आपके भलाई के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम देखते हैं सर ने क्या लिखा है। आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस को बहुत बार बोला जाता है कि बहुत सारे कमीशंस बैठे थे, है ना, जहाँ पे ये बोला गया है कि ऑल इंडिया सर्विस को निकाल दो, है ना, फेडरलिज्म के लिए ठीक नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विस सर ने यहाँ पे लिखा है, एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी लिखा होगा उन्होंने। फिर यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दिया है बैलेंस कंक्लूजन के साथ में। उसके बाद में देखिए आर्ग्यूमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विस, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल तरीके से सर ने 9 पॉइंटर्स दिए हैं आपको। 9 पॉइंट में अगर आपने 5 पॉइंट रट लिए ना तो यहीं से काम बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म अगेंस्ट, हमको ऑल इंडिया सर्विस के अगेंस्ट, तो ऑल इंडिया सर्विस के अगेंस्ट भी सर ने 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें जो चीज़ें, अगर आप इसको इन डिटेल अगर अंदर स्टडी करेंगे, जैसे कि अपन ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं रेलेवेंस बताती हूँ। ये ओल्ड नोट्स हैं, है ना, ये ऋषिकेश सर के जो नोट्स हैं वो 2019 के हैं। अब इनके पॉइंटर्स देखते हैं इन्होंने क्या लिखा, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस में फॉर के लिए ये बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए। पॉइंट क्या दिया उन्होंने, कि रीज़न क्या दिया है। पहला रीज़न दिया है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि हमारा जो नेशन है उसकी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए इंटीग्रेशन बना रहे। एंड अगर ऑल इंडिया सर्विस होता है तो ये ऑल इंडिया आउटलुक देता है, ठीक है। एंड दिस गोज बियॉन्ड रिलीजन, लिंग्विस्टिक या कम्युनल इंटरेस्ट। अगर हम स्टेट की बात करें तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में जो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो उसमें जो स्टेट की जो मशीनरीज होती है वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। बट अगर हमारे पास में स्टेट का जो है वो तो होना ही चाहिए, स्टेट का जो फोर्स है, स्टेट मशीनरी तो होनी चाहिए, बट उसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐसी कोई बॉडी जो स्टेट के ऊपर बैठी हो और जो कि इंश्योर करे कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इंटीग्रेशन मेंटेन रहे, तो इस चीज़ के लिए ऑल इंडिया सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, एफिशिएंसी, कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिन मेंटेन होता है, बेस्ट टैलेंट। यूपीएससी का अभी भी आप देखिए, मैंने बहुत सारी बात सुनी है, जुगाड़ होता है पीएससी में, है ना, पीएससी में इंटरव्यू में जुगाड़ होता है, हर कोई बोलता है, मगर ये जुगाड़ यूपीएससी में बहुत सुनने में नहीं आया है। इतने लाख लोग बैठते हैं हर साल, इसी ट्रस्ट पे बैठते हैं कि यार अभी भी ना यूपीएससी ने अपना एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड है ना वो अभी तक मेंटेन किया हुआ है। इसलिए लोग मतलब करोड़ों का पैकेज छोड़ के आते हैं, जिन्होंने IITians है, IIM वाले जो बंदे हैं, जो टॉपर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो सब छोड़ के यूपीएससी की प्रेपरेशन इसलिए करते हैं कि वो अभी तक अपना जो नाम है ना वो मेंटेन कर चुका है, ठीक है। वैसे ही आप यूनिफॉर्मिटी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब आप मुझे बताइए, ये नोट्स पुराने हैं 2019 के, इसमें जो पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े, क्या जब आप आंसर लिखने जाओगे ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो इसके बियॉन्ड आप लिखोगे क्या? इवन दो आज के जो कोचिंग सेंटर वाले, जब आप पेड कोर्स भी दोगे ना तो आप कंपेयर कर लेना, वो इसी सेम पॉइंट्स को तो आपको डिक्टेट करने वाले हैं। जस्ट दैट कि ये सर ने जब कोचिंग ली होगी ना तो ये 2019 में उनके सर लोगों ने उनको डिक्टेट किया होगा, और अभी जब आप कोचिंग लेंगे तो ये सेम पॉइंटर्स को वो डिक्टेट करने वाले हैं। तो ऐसे आपको जब टॉपर्स के नोट्स से हम कॉपी करते हैं तो कम से कम 70% ऑफ द नोट्स जो है ना वो रिपीटेटिव होने वाले हैं, वो आज तक रेलिवेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू एडिशन करना है ना वो हमारा काम है। वो हम कहाँ से करेंगे? वो हम करेंगे घटना चक्र से, क्योंकि घटना चक्र में भी हमें टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स। एक तो हम यहाँ से करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, जो विजन की डॉक्यूमेंट आता है, देखिए मैं विजन पढ़ने बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ GS2 के लिए हमें विजन पढ़ना है, ताकि हमको पूरा विजन नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक पेज को हमको पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर से टॉपिक देख लेना है। एंड जब आप विजन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको जब करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है उस वाले वीडियो में बताऊंगी। विजन जब पढ़ेंगे ना तो एग्जाम्पल विजन टॉपिक नंबर A है, ठीक है, टॉपिक नंबर A विजन ने दिया है, उसके नीचे उन्होंने राइटअप दिया होता है अराउंड 2000 वर्ड्स का, हर एक टॉपिक के पीछे वो 2000 वर्ड होते हैं। बट जो करंट अफेयर्स का जो रेलेवेंस वर्ड होता है ना वो सिर्फ टॉप 100 जो इंट्रोड्यूस करे होते हैं ना, वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज इन न्यूज़, बस उतना आपके लिए रेलेवेंट है। वाई दिस वॉज एंटी डिफेक्शन का अगर टॉपिक है तो वाई एंटी डिफेक्शन वॉज इन न्यूज़, उसका एग्जाम्पल आपको स्टार्ट के ही 50 वर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करते हैं और अगर ये विजन डॉक्यूमेंट ने कवर किया है तो वाई इट वॉज इन न्यूज़ ये आपको स्टार्टिंग के 50 से 100 वर्ड में ही पता चल जाएगा। एक तो ये हो गया,
और दूसरा क्या है, जब विजन हम पढ़ेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर से ग्लांस करना है, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है। विजन जिस तरीके से डॉक्यूमेंट लिखता है ना, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, जहाँ पे भी वो एग्जाम्पल देता है ना, उस एग्जाम्पल को या तो वो रेड पेन से हाईलाइट करता है या तो उसको बोल्ड रहता है। तो हमें ये जो रेड पेन वाले और बोल्ड पेन, मतलब पहले स्टार्टिंग के वाई इट वॉज इन न्यूज़ वाला जो पैराग्राफ होता है वो तो हमको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। उसके बाद जो बाकी उस टॉपिक का जो बाकी बचे हुए लाइन है ना, उसमें से सिर्फ हमको रेड और बोल्ड लाइन पढ़नी है। ये हम विजन डॉक्यूमेंट GS2 एंड GS3 के लिए मैं डिपेंड करता है पढ़ना है कि नहीं, बट GS2 के लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ। GS3 के लिए मैं आपको लेटर ऑन अपडेट कर दूंगी। फिलहाल आप GS3 का सिर्फ वहाँ से नोट्स बनाइए, घटना चक्र और वेबसाइट से, मेरे हिसाब से वो इनफ होता है। बट स्टिल अगर आगे अब हमको लगेगा कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे, मैं विजन पढ़ के आपको अगर बता पाई, तो कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जहाँ पे मुझे लगेगा आपको बताना, तो मैं वहाँ पे आपको डिक्टेट कर दूंगी कि ये पर्टिकुलर पेज को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बट फिलहाल ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि GS2 जो है ना, GS2 सिर्फ वेबसाइट से पढ़ के हमारा काम नहीं चलेगा। इसमें ना हमको अच्छे आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं और अच्छे अगेंस्ट एंड फॉर दोनों के लिए आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं, टू द पॉइंट देने पड़ते हैं। तो अगर ये जो कोचिंग सेंटर वाले जो होते हैं ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे से फॉर एंड अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, तो वाई नॉट जस्ट कॉपी इट फ्रॉम देम, है ना। तो ये इसलिए दैट इज़ द ओनली रीज़न कि GS2 में सिर्फ आपको बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स। उसके लिए हमको टॉपर्स और कोचिंग के नोट्स लगने वाले हैं। बस डिफरेंस बिटवीन अनुदीप सर के नोट्स एंड बाकी टॉपर्स के नोट्स ये होते हैं कि जो अनुदीप सर के नोट्स हैं ना, वो एकदम टू द पॉइंट होते हैं। देखिए, किसी भी कस्टोडियन ऑफ द पेपर्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग, वॉचेस ओवर इम्प्लीमेंटेशन, डील्स विद द डिसीजन मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्शन। तो अनुदीप सर के जो नोट्स हैं ना, आप बिल्कुल इसको ऐसे के ऐसी कॉपी करके आप एग्जाम में पेस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो टॉपर्स के नोट्स हैं, है ना, अगर आप ऋषिकेश सर की नोट्स की बात करेंगे तो उनके नोट्स में आपको अंडरस्टैंडिंग में मिल जाएगी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पॉइंट के अंदर पे एक्सप्लेन भी किया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप ऋषिकेश सर या फिर किसी और, है ना, अगर जैसे इलेबोरेटेड नोट्स से अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, इनके नोट्स का पहली बात तो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। कहीं पे तो हमको खर्चा करना पड़ेगा, तो प्रिंट आउट के लिए आप बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, प्रिंट आउट निकाल लिएगा, ठीक है। ये निकालने के बाद में इनके प्रिंट आउट से 2 या 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। और फिर इनके प्रिंट आउट से 1 या 2 बार रीडिंग करने के बाद ना बस रीड करते जाइए। एक बार पूरा रीड कर दिए फ्रॉम पेज नंबर 1 टू लास्ट पेज तक, सेकंड पेज नंबर 1 टू लास्ट पेज तक रीड कर दीजिए। एक बार रीडिंग हो गई ना, उसके बाद पकड़िए नोट्स बनाने के लिए। पॉइंट हम सिलेबस ओपन करेंगे, पॉइंट पहला वाला सिलेबस का पहला टॉपिक डालेंगे, उस टॉपिक का GS पढ़ेंगे और फिर इन सर के नोट्स पढ़ेंगे। और इन सर के नोट्स और घटना चक्र के कॉम्बिनेशन से हम सिर्फ और सिर्फ 50 to 100, हो सकता है कि GS के कुछ टॉपिक में आपके नोट्स 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के भी बने, इट्स ओके। GS2 का थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मटेरियल रखेंगे ना, तो एक का मटेरियल दूसरी जगह भी काम आता है। एग्जाम्पल, अगर आप NGO के लिए कुछ लिख रहे हैं तो NGO के पॉइंटर्स आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम आ जाते हैं, तो कॉमन भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इट्स ओके, है ना, आप वो कर सकते हैं। तो नोट्स यहाँ पे आप चाहें तो 150 वर्ड्स के भी, बट कोशिश करिएगा कम से कम वर्ड्स के नोट्स बनाने के लिए, दैट शुड बी द थंब रूल। तो आपको ये करना है, प्रिंट आउट निकाल के इसे पहले 2 बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको बैकग्राउंड कुछ तो दिमाग में रहे कि अच्छा चल क्या रहा है, कि किस टाइप की चीज़ें हैं, किस टाइप के नोट्स हैं, ठीक है। ये करने के बाद में आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने ही बनाने हैं। और अगर आप पर्सनल नोट्स नहीं बनाना चाहते, कंजूस तो नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी आप लेज़ी हैं अगर, तो इसको आप रिड्यूस करा लीजिएगा, ताकि आपके पास में स्पेस बचे, जो A4 साइज़ में स्पेस बचे, और जो भी आपको ऐड करना होगा यहाँ पे कॉर्नर में आप ऐड करते जाइएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्पेस है। वैसा भी अगर टाइम बचाने के लिए आपको करना है तो वो कर सकते हैं। बट टॉपर्स के नोट्स ना मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी। अगेन ये मेरी समझदारी है, आप प्लीज़ ये सब देख लीजिए, एक बार नोट्स कॉपी कर लीजिए, 3-4 दिन मेरा कहा हुआ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जब आपको ठीक लगे ना तो ही फॉलो करिएगा। अदरवाइज आई एम नॉट द एक्सपर्ट, ना ही मैंने कोई मेंस क्लियर किया है अभी तक और ना ही मेरे पास में मार्क्स हैं। तो आप मुझे बोलेंगे आप कौन होते हो, तो मैंने सिर्फ मेंस के नोट्स बनाए हैं और जाके वहाँ पे एक मेंस लिखा है, उसी के लिए एलिजिबल हुई थी। तो जितना मेरे पास में चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बाकी समझदारी आपकी है और आप देख लीजिएगा कैसे इसको कवर करना है। बट टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली बनाए होते हैं। और उनके नोट्स ना मैंने तो बहुत फ़ायदा उठाया उनके नोट्स का, उनकी आंसर शीट का। आप देखेंगे जब हम आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे भी हम टाइम एंड अगेन टॉपर्स के ही कॉपी का डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं, अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस में कौन से पॉइंट कहाँ पे क्या करना होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, इसमें आई एम सो सॉरी, एक और मटेरियल है जहाँ पे हमको रेफ़र करना होगा। एक तो मैंने घटना चक्र बताया,
है ना। और दूसरा मैंने क्या बताया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वेबसाइट से, क्योंकि वेबसाइट हमको करंट अफेयर्स के भी नोट्स दे देगी, है ना, कि करंटली क्या चल रहा है इस न्यूज़ में। तीसरा है टॉपर्स के नोट्स, और चौथा जो होगा ना वो होगा लक्ष्मीकांत, है ना। तो लक्ष्मीकांत जो होगा ना, क्या मैं स्पेलिंग भी गलत लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ गए ना, लक्ष्मीकांत की बात कर रही हूँ, ठीक है, LK, लक्ष्मीकांत की बात कर रही हूँ। तो लक्ष्मीकांत को आपको कैसे पढ़ना है, देखिए जब हमने प्री में पढ़ा था तो हमने प्री स्पेसिफिक पढ़ा था, फैक्ट्स को लेके। यहाँ पे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, आर्टिकल नंबर और वो, उसको हम साइड हटा सकते हैं। यहाँ पे हमको जो एक्सप्लेनेशन किया है ना पॉइंट वाइज, वो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लक्ष्मीकांत को भी अगर आप साइड में रखते हैं, और जब आप, तो बेसिकली क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ, बस ये मटेरियल हमारे पास में होना चाहिए जब हम नोट्स मेकिंग करेंगे। अब जब मैं डिस्कस करूँगी आपसे पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस का, तब मैं आपको बताते जाऊँगी कि आपको लक्ष्मीकांत कहाँ पे रेफर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। इसको हम पॉइंट नंबर 1 से डिस्कस करने के पहले हम वो पॉइंट्स पहले देखते हैं जहाँ से जिसको कवर करना बहुत ईजी होता है, जिसके बारे में एस्पिरेंट को कुछ ना कुछ तो पता होता है, और हम खुद के दिमाग से भी कुछ आंसर लिख सकते हैं अगर हमने एक भी बार पढ़ाई नहीं करी है। तो पहले वो ईजियर वाले टॉपिक को आप फिनिश करिएगा, 3-4 पॉइंट पहले वो वाले पॉइंट्स फिनिश करिएगा, और उसके बाद हम पॉइंट नंबर 1 में जाएंगे। तो उसमें से पॉइंट नंबर 16 के टॉपिक को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, उसके मॉडल्स, सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे, लिमिटेशन क्या थे, पोटेंशियल क्या हो सकता है, सिटीज़न कॉमन चार्टर नहीं है, एक वर्ड है सिटीज़न चार्टर करके एक चीज़ होती है वो, एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे गवर्नेंस की बात हो गई है ना, तो गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, गवर्नेंस की मीनिंग क्या है, मीनिंग के साथ साथ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें करेंटली क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड वो चैलेंज के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से करंट स्टेप्स लेके आए हैं, एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो जब भी हम GS2 के क्वेश्चंस में जब वे फॉरवर्ड लिखें या फिर एरियाज़ ऑफ सजेशन लिखें, जहाँ जहाँ भी चैलेंजेस पूछा होगा वहाँ पे अगर वे फॉरवर्ड नहीं भी पूछा है ना, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वे फॉरवर्ड अपने आंसर में लिखना है, ठीक है, चाहे वो GS2 की बात हो या GS3 की बात हो। चैलेंजेस पूछा है तो आपको अपना एरियाज़ ऑफ सजेशन उनको देना चाहिए, कम से कम 3 या 4 पॉइंट आपको देने चाहिए। अब इस एरियाज़ ऑफ सजेशन में भी अगर आपको जितनी हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी रिपोर्ट की सजेशन, कोई कमेटी बैठी होगी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेके, तो उस कमेटी का सजेशन, सरकारिया कमीशन हो गया, पंछी कमीशन हो गया, ARC की रिपोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए, इसके अलावा अगर किसी मिनिस्टर ने कुछ अच्छा स्पीच दिया है जो फेमस हो गया है, किसी IAS एस्पिरेंट ने या फिर किसी एस्पिरेंट ने, किसी IAS ने, किसी IPS ने कुछ ऐसा काम कर गया हो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लाभ पहुंचाया हो, है ना, कुछ अच्छा मॉडल हो किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो हमारा हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि जब भी हम वे फॉरवर्ड या फिर कुछ सजेस्ट करें, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखें, तो हम कुछ ऑथेंटिक सोर्स अगर हमको पता होगा ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो हमें उसे अपने आंसर में लिखना चाहिए, रादर देन व्हाट यू थिंक पर्सनली कैन बी द वे फॉरवर्ड, है ना। एट द एंड अगर हमको कुछ भी नहीं पता तो हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं सामने, या फिर स्पेसिफिकली भी अगर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर योर व्यूज़, व्हाट कैन यू सजेस्ट, तो व्हाट कैन यू सजेस्ट में भी अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे अगर ARC की रिपोर्ट ने कुछ बोला है, सरकारिया कमीशन ने कुछ बोला है, तो अपने वर्ड्स में आप डाल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मी, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू, द suggestions given by particular ABC report should be implemented in the letter and in spirit, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो खुद के भी सजेशन को हम दूसरे सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट से या पंछी कमीशन के रिपोर्ट के थ्रू हम जाएंगे कि मेरा ये मानना है कि जो सरकारिया कमीशन ने बोला है वो करेक्ट है, मेरा ये मानना है कि ARC ने जो बोला है वो करेक्ट है, उसको ही हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा बोल के। तो सजेशन में आप कोशिश करिएगा ऑथेंटिक सोर्स हम डालेंगे, ठीक है। तो गवर्नेंस का ऐसा हो गया। वैसे ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं, करेंटली चैलेंजेस क्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, बजट में ट्रांसपेरेंसी के बारे में कुछ बोला है, या गवर्नेंस के बारे में कुछ बोला है, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में कुछ बोला है, RTI ने कुछ स्पेसिफिक सजेशन दिया है, ARC ने कुछ सजेशन दिया है। तो ये सब चीज़ों को आपका आ जाएगा कि करंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, और उसके बाद में आप वे फॉरवर्ड करके इसके लिए एक बैलेंस कंक्लूजन रेडी रखिएगा। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी,
ये सब सिटीज़न चार्टर, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है ये रिपीटेड है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो रेडी रहेगा तो हम क्या करेंगे, जनरली ऑन एन एवरेज 7 से 8 मिनट लगता है ना एक आंसर को लिखने में। तो अगर ये जो कॉमन टॉपिक है जो हर साल रिपीट होता है, इसके ऊपर आप रेडी रखिएगा अपने आंसर को, ताकि हम इन आंसर के ऊपर 5 या 6 मिनट में अपना आंसर फिनिश करें, ठीक है। अब हम ई गवर्नेंस मॉडल की बात करें तो ई गवर्नेंस क्या होता है, ये पहले बात आपको डिफाइन करना आना चाहिए। उसके बाद में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ जो करेंटली गवर्नमेंट ने निकाले हैं, कुछ ऐप निकाले होंगे, कोई वेबसाइट्स है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा क्रिएट किया होगा, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, टॉपर्स के नोट्स एंड घटना चक्र, ठीक है। उसके बाद में मॉडल, ई गवर्नेंस का एक मॉडल्स है, मतलब 4-5 मॉडल्स है ई गवर्नेंस के। आई थिंक 6 या 7 मॉडल है इन टोटल, जो कि अलग अलग टाइप में डिवाइड है। 4 तरीके का एक मॉडल है, 4 तरीके का एक मॉडल है, उसका बेसिस अलग अलग है। तो टोटल आई थिंक ऑल टुगेदर 8 मॉडल्स है ई गवर्नेंस के। ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, गूगल करिए मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस एंड आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। हर एक मॉडल के पीछे आप कम से कम 3 या 4 लाइन लिखिएगा, और उसका डायग्राम भी है। ई गवर्नेंस मॉडल का ना डायग्राम भी है, तो हर एक मॉडल का डायग्राम जो है ना वो रखिएगा। डायग्राम के हेल्प से अगर आप ये एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा फेच करेंगे। कितना सक्सेसफुल रहा ईच मॉडल और उसके लिमिटेशन क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो मॉडल के सक्सेस एंड लिमिटेशन पता होना चाहिए, एंड ओवरऑल जो ई गवर्नेंस है ना उसके जो सक्सेस एंड लिमिटेशन है ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में सिटीज़न चार्टर जो होता है, ये इंडिया से तो आया नहीं है, कहाँ से आया है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में फ़र्स्ट टाइम कब बात हुई थी, ARC ने इसके बारे में क्या बोला। इसके अलावा बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ 5 या 6 पॉइंट हैं सिटीज़न चार्टर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उसमें होने ही चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा सोर्स, तो ये आपको टॉपर्स के नोट से मिल जाएगा और घटना चक्र से, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 16 सबसे पहले आप रेडी रखिए। पॉइंट नंबर 15, पावर्टी एंड हंगर देयर इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक्स। अब अगर आप इस बार का क्वेश्चन देखेंगे 2021 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हैं पेपर में, तो आपको सेम टू सेम मिल जाएगा कि व्हाट वाज द इश्यूज रिलेटेड टू पावर्टी एंड हंगर इन द बॉडी पॉलिटिक्स नहीं है, आई थिंक इस पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोला है ना, एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो लगभग सेम चीज़ें हैं, इसको आंसर आपको करना है तो स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट है जिसको करंट से रिलेट करके आपको आंसर करना है। उसके बाद में ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये आप कवर करिएगा, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 16। उसके बाद में आपको कवर करना है पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस साल का 2021 का जो मेंस का पेपर था GS2 का, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्या बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGO इन पॉलिसी फॉर्मेशन, है ना। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGO, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट इज़ द रोल ऑफ चैरिटी पूछ चुका है डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो अगर इनको रिपीट करना है तो अब वो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस के 2 पार्ट होते हैं कि नहीं। डेवलपमेंट प्रोसेस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है पॉलिसी फॉर्मेशन करना जो लेजिस्लेचर करता है, और दूसरा होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो अभी क्या पूछ लिया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGO, 2020 में 2021 वाले पेपर में पूछा है, रोल ऑफ NGO इन पॉलिसी फॉर्मेशन। फ्यूचर में 2022 या 2023 के एग्जाम में क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NGO इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी पूछ सकता है, या फिर वैसे ही रिपीट कर देगा कि रोल ऑफ NGO इन डेवलपमेंट प्रोसेस, या फिर रोल ऑफ SGS सेल्फ हेल्प ग्रुप इन पॉलिसी फॉर्मेशन पूछ लेगा, या रोल ऑफ SGS इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पूछ लेगा, या फिर रोल ऑफ SGS इन डेवलपमेंट प्रोसेस पूछ लेगा। तो घुमा फिरा के सब चीज़ें यहीं से पूछने वाला है, बस चीज़ों को आप रेडी रखिएगा, ठीक है। तो हमको NGO के बारे में, NGO क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल, मतलब मेरा ये कहना है कि जब NGO के ऊपर क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया था, NGO किसको बोलते हैं, 1.5 लाइन का आंसर लिखने के बाद में जो NGOs चल रहे हैं, है ना, तो वो NGO को फॉर एग्जाम्पल करके लिख दिया था। प्रथम एक NGO है ना, किससे रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। अक्षय पात्रा जो है वो भी एक है ना, ग्रुप का नाम है, तो आपको वो डिपेंड, तो आपको NGO का एक लाइव एग्जाम्पल जो करंटली न्यूज़ में रहा हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का 1 या 2 एग्जाम्पल जो ग्रुप में रहा हो, है ना, वैसे ही विमेन का जो इंस्टीट्यूशन हो जाता है तो उसका, तो आपको हर एक चीज़ के ऊपर एक एग्जाम्पल आप रेडी रखिएगा। उसके बाद में डोनर्स जो होते हैं, डोनर का डेफिनेशन लिख लीजिएगा और एक आध एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चैरिटी इंस्टीट्यूशन का, तो चैरिटी इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, वो क्या करते हैं अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, और फिर सेम चीज़ है कि उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या मदद करी है करेंटली, गवर्नमेंट ने इनको क्या सपोर्ट किया है, और व्हाट आर द एरियाज, व्हाट आर द चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू NGO, what are the challenges with respect to self-help group, what are the challenges with respect to charities, what are the challenges with respect to donors.
तो ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 12 सबसे पहले आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद में आते हैं पॉइंट नंबर 14। ये भी बहुत इजी है कि इशू हमको रिलेट करना है, इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, सोशल सेक्टर एंड सोशल सर्विसेज। और कौन कौन से एरिया में? सबसे पहले तो हेल्थ पता होना चाहिए, एजुकेशन पता होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स पता होना चाहिए, पावर्टी एंड हंगर। तो ये जो जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इसके जो करंट इंडेक्स है और इंडिया की रैंकिंग, ये आपको अपने आंसर में डालना है। एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स, पावर्टी। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट आएगा। लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट आएगा, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान एज अ रिसोर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो पार्ट आएगा। तो इसमें हमारा स्टार्टअप भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्टार्टअप आ जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स कौन? जिनको इंटर्नशिप मिल रही है, जो कि डायरेक्टली स्टार्टअप, एनीबडी हु इज़ रिलेटेड टू अर्निंग मनी, जो कि जिसको हम रिसोर्स की जैसा यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स की वो बात होती है, ठीक है। उसके बाद में पावर्टी से रिलेटेड जो मल्टी डिमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आया है, UNDP का जो रिपोर्ट है ना, HDI का जो रिपोर्ट है, वो सब चीज़ें आपको कुछ कुछ फिगर्स आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। सेम रिलेटेड टू हंगर, है ना, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका रैंकिंग आपको इंडिया की उसमें पता होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया काफ़ी इंपैक्टेड रहा है, उसकी रैंकिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है ना। तो ये आपको बढ़ गई है ना, मतलब पुअर परफॉर्म किया है हमने हंगर इंडेक्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सब पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 15 सबसे पहले आप कर लीजिए। ये होने के बाद में सबसे पहला टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा? लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत, जिसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती। सो लक्ष्मीकांत होने वाला है सबसे पहला टॉपिक। उसमें उसके अंडर अब आपको बताया, अब आपको स्कोप दे दिया गया है कि एग्जैक्टली आपको कितना पढ़ना है। तो पहला है आपको हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स पढ़ना है। तो हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो इसमें भी ना बहुत सारे एक्ट हैं आए थे, है ना। 1957 के पहले बहुत सारे, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 एक्ट आने के पहले बहुत सारे जितने भी एक्ट आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 चार्टर्ड एक्ट सबसे पहले आया था ना, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1773 से 1947 के बीच में जो एक्ट है, हर एक एक्ट का हर एक पॉइंट आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उसके कॉमन पॉइंटर्स आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन से एक्ट में क्या आया। और इसमें भी ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट होता है वो तो हमारा 1909 का जो होता है वो एक्ट होता है, और 1919 का जो एक्ट है वो होने वाला है, और उसके साथ में 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो भी। तो इन चारों पांचों एक्ट के पीछे ज़्यादा फोकस करिएगा, और बाकी बस एक्ट का थोड़ा बहुत आप कम से कम दो तीन पॉइंटर्स आप अपने नोट्स में बिल्कुल शॉर्ट में बना के रखिए, ताकि लास्ट मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकें। और इस तरीके से बनाइएगा, और मेक इट अ पॉइंट कि ये जो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रख रहे हैं ना एक्ट्स की, इसको आप एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन करके जाएं, है ना। जो 1 घंटे का ब्रेक होता है ना, उसमें आप कम से कम इसके फीचर्स को देख करके जाएं, कि अगर आ गया, उस समय होता है ना कि 1 घंटे के पहले अगर रिवाइज किया होगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पढ़ा हुआ है वैसे के वैसे जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं आपको बताते जाऊंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक का ना, क्योंकि इंसान भूलता बहुत है, हिस्ट्री से स्पेसिफिक होता है ऐसा, है ना। तो उसको आप बस ना साइड में स्टार मार्क कर दीजिए, या फिर रेड से हाईलाइट कर दीजिए, या रेड पेन से लिखिए, कुछ तो ऐसा करिए कि मार्केट इट डिफरेंट, कि वो आपको इंडिकेट करे कि ये आपको उस 1 घंटा जो समय मिलने वाला है ना GS1 से GS2 के बीच में, उसमें आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक को पक्का रिवाइज करके जाना है, ठीक है। एक तो ये हो गया, कैसे वो इवॉल्व हुआ ये तो हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इवोल्यूशन, है ना। उसके बाद में हर एक एक्ट के फीचर क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया, स्पेशल वाले एक्ट के। उसके बाद में कौन कौन से अमेंडमेंट आए थे, है ना। 1973 के बाद का अपना पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह आया था, जो अमेंडमेंट की जैसा यूज़ हुआ था, तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अमेंडमेंट आए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये दिस इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टू और लिमिटेड टू 1947 के बाद में भी कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हुए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसका जो मेन सोर्स होने वाला है वो है लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत से पढ़िए। और इसके अलावा भी ना जो हमारे एक्ट्स हैं ना, जितने भी 1773 वाले हो गए, ठीक है, और उसके बाद में हमारे 1935 वाले एक्ट हो गए, तो इसको आप स्पेक्ट्रम से भी अगर कवर करना चाहें ना, तो अगर आपको उसकी लैंग्वेज ज़्यादा बेटर लगती है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे लक्ष्मीकांत ने काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ईजी लैंग्वेज में है, वो लैंग्वेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अब हमें क्या करना है, अमेंडमेंट्स किसको, बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947 की भी
जो अमेंडमेंट होंगे वो तो है। इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट से कि डू यू थिंक दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट ऑन दैट, क्रिटिकली एनालाइज दैट, है ना। तो 42nd अमेंडमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप अक्रॉस यूपीएससी या पीएससी का पेपर देखेंगे, अगर आप हरियाणा का पेपर देख लेते हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं, तो 42 के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक आपको ध्यान में रखना है। वैसे बाकी अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मगर 42 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 42 इंपॉर्टेंट होने के बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 101st अमेंडमेंट जो जीएसटी वाला अमेंडमेंट है, वहाँ से लेके जो अभी जो करंट अमेंडमेंट हुआ है ना, वो वाला तक, ठीक है। तो जितना भी अभी करंट 101 के बाद का जितना भी अमेंडमेंट है, उसके भी फीचर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बस 5-5 पॉइंट है ना, 5-5 पॉइंट ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन आया, बस वो 5 पॉइंट डाले और खत्म करें कंक्लूड करके, ठीक है। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस भी टॉपर के नोट्स उठा के देख लीजिए, प्यारे से आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप वेबसाइट में भी गूगल करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद में रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका इवॉल्व कैसे हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, है ना, और उसका आज़ादी मिलने के पहले सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोर्ट था, फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, कौन से ईयर को इस्टेब्लिश हुआ, उसकी बस डिटेल रखिएगा कि अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए, कंपेयर करने के लिए पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बस थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए अगर आपके पास में स्पेसिफिक पॉइंट या डेट होता है ना, तो आपका आंसर आपको बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर मिलता है। तो बस नोट्स का पार्ट रखिएगा और जब 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो मेरे हिसाब से ध्यान में रहना चाहिए। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हम पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो दिस शुड नॉट बी लिमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट। हमको हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे वो इवॉल्व हुआ, उसके बेसिक प्रोविजन क्या है ना, और उसके साथ साथ में स्ट्रक्चर क्या है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है, हाई कोर्ट जज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पेंशन वेंशन, है ना, कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, पेंशन कहाँ से आती है, सैलरी कहाँ से आती है, ये सब चीज़ें, है ना। और उसके साथ साथ में हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी पढ़ना है, ओके। तो सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है सिलेबस में, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए क्योंकि हम पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। अगर यूपीएससी बस होता तो हम यहीं से सुप्रीम कोर्ट तक हम अपने आप को सीमित रखते। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, अब फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फंक्शन एक अलग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। इनफैक्ट पहले लाइन से आपके चार क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ यूनियन, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन, पहला हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से बनता है। तो जहाँ पे भी एंड दिखता है, कॉमा दिखता है, तो आपको उसको अलग अलग नोट्स में बनाना है। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन इन इंडिया। अगर ऐसा पूछता है आपको, यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट फंक्शन में लिखेंगे, 4 पॉइंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखेंगे और कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग हर एक पॉइंट के पीछे आपको नोट्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन एंड स्टेट की, उसके ये एक हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ लिया है कि व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया का कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या फेडरलिज्म वर्ड यूज़ होता है कि नहीं, हालांकि ये बहुत कॉमन पॉइंटर है तो हम सबको पता होता है। फिर उसके बारे में जो केसी वियर है उन्होंने क्या बोला है, अंबेडकर ने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला है, कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया था उन्होंने जिसके कारण हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, है ना। तो नेशनल इंटीग्रिटी, जो हमारा इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन था, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, रादर देन मेंटेनिंग द और गिविंग द फ्रीडम टू स्टेट या फिर लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल माइनॉरिटीज़ को एम्फेसिस देने से ज़्यादा हमें नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था, यूनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस था। बिकॉज ऑफ दैट हम यूनियन ऑफ स्टेट कहलाते हैं, ना कि हम फेडरल स्टेट कहलाते हैं ना। ये सब चीज़ तो पता भी है हमको, बुक पढ़ते आते हैं, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इश्यूज़ पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली क्या बोला है, क्या ये डिफ़ाइन है, क्या ये डिफ़ाइन नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके आप नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्या होगा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। पहले तो आप पावर डिवॉल्व करना वाला हो गया है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है वो हो गया। उसके बाद में आप फाइनेंसेस वाला भी हो गया। पावर जो डिवॉल्व होता है कहाँ से, सेंटर से
सेंटर स्टेट को पावर डिवॉल्व कर रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट किसको करता है, पीआरआई को करता है ना, लोकल लेवल पे करता है। तो ये जो डिवोल्यूशन चल रहा है फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, इसके बारे में भी आपको नोट्स पता होना चाहिए, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल, कैसे डिवॉल्व हुआ आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, अमेंडमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद में अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उसके आपको कम से कम 5 पॉइंट पता होना चाहिए। अब जब भी जहाँ जहाँ पे भी आपको चैलेंज पूछा है तो उस चैलेंज का रेजोल्यूशन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जहाँ जहाँ पे भी आप चैलेंज और इशू का वर्ड पढ़ेंगे तो आपके पास में 5 पॉइंट वे फॉरवर्ड के लिए या फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर सजेशन टू इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास में जहाँ जहाँ पे भी आप चैलेंजेस के 5 पॉइंट लिख रहे हो, सजेशन के भी 5 पॉइंट आपके होने चाहिए। यहाँ पे हो गए रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप में? स्टैटिक पोर्शन है, गूगल करेंगे तब भी मिल जाएगा, टॉपर्स के नोट्स में भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ कहाँ मिलेगा हमें? घटना चक्र में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर, है ना। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है बट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना यूएस में है, और उतना कम भी नहीं है जितना ब्रिटेन में है ना। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इसका सोर्स क्या होगा? टॉपर्स के नोट्स, है ना। कोई भी टॉपर के नोट उठा लीजिए, आपको सेपरेशन ऑफ पावर और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ADRM बोलते हैं हम इसको, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये दोनों का जो टॉपिक है ना आप टॉपर्स के नोट से निकाल दीजिए। देखिए जब मैंने नोट्स बनाए थे, मैं 2020 में नोट्स बनाई थी, तो मेरे लिए कौन से टॉपर अवेलेबल थे? ऋषिकेश सर और अनुदीप सर। उनके जो मैंने नोट्स बनाया एक बार, वो मेरे 2022 तक भी वो रेलेवेंट थे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास में अभी 2020 वाले टॉपर, 2021 वाले जो टॉपर है उसके भी नोट्स अवेलेबल होंगे, तो क्यों ना आप किसी जो करंट वाले टॉपर्स हैं उनके नोट्स से कॉपी करिए। जैसे मैंने सर्च किया, अब आपको टॉपर्स के जितने जितने लोगों ने भी अपने ब्लॉग को अपडेट किया होगा उनके नोट्स देख लीजिए, जिसके भी नोट्स आपको डिटेल में नज़र आते हैं ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो ऋषिकेश सर के नोट्स अभी भी रेलिवेंट है, मैंने आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो प्रिंट आउट लेके या फिर एक बार उसको रीड करके देख सकते हैं। थोड़ी सी अगर हमने खुद से करंट अफेयर की मेहनत करी तो ऋषिकेश सर, अनुदीप सर के नोट्स भी अभी तक रेलेवेंट है। बट पर भी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें जाइए, आप करंट किसी टॉपर का पकड़ लीजिए। मैंने एक्चुअली अपडेट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा इनफ नोट्स है, ठीक है। एक्चुअली जब आप ज़्यादा समय तक इस जर्नी में रह जाते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि एज लॉन्ग एज वी नो 50 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ना, हम वहाँ जाके आंसर लिख देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बट क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट है इसलिए यहाँ पे आप जितना सर्च कर सके, जितनी मेहनत कर सके वो आप करिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये आपको टॉपर्स की कॉपी से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। नहीं मिला तो घटना चक्र है और अपना करंट अफेयर्स के वेबसाइट्स में चले जाइएगा, यूपीएससी डाल दीजिएगा टॉपिक को लेकर, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको कहाँ से नोट्स है, फिर कंपेरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, तो स्पेशली यहाँ पे यूएसए से ही कंपेयर होता है, और जो हमारे चार्ट होते हैं ना कि इंडिया ने कहाँ से कौन से फीचर्स लिए, तो वो होता है। तो ये भी आपको टॉपर्स के नोट से मिल जाएगा, गूगल करेंगे वहाँ से मिल जाएगा। बाय द वे घटना चक्र ने भी काफ़ी अच्छे से कवर किया, आई थिंक उन्होंने कॉलम बना के कवर किया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। हो सकता है कि गलत होगा, मुझे ध्यान से याद नहीं है, बट मेरे को इतना ध्यान है कि घटना चक्र ने अच्छा कवर किया है। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिकन से भी कंपेयर किया था, फिर इंडिया के स्ट्रक्चर को इंडिया के जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंपेयर किया था, उसमें सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस दोनों से कंपेयर किया था, तो उनके भी नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कोड ऑफ बिजनेस क्या है, पावर प्रिविलेजेस क्या हैं एंड कंसर्न्ड इश्यूज़ क्या हैं। इसके नोट्स अगर आप चाहें तो आप लक्ष्मीकांत रेफ़र कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत रेफ़र करने के बाद में आपको टॉपर्स के नोट्स, क्योंकि इसमें इस वाले टॉपिक से ना थोड़े से स्टैटिक से हट के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे हमको एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, नॉट करंट अफेयर बेस्ड बट एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली प्रिविलेजेस से रिलेटेड, है ना, कि जो इंडिविजुअल प्रिविलेज है, कलेक्टिव प्रिविलेज है, उसकी या तो आपको लिस्ट बनाने बोल देता है, या फिर देखिएगा है ना कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है, लोकसभा की कौन से वाले रूल नंबर में है, राज्यसभा के कौन से रूल नंबर में है। तो ये सब चीज़ें आपको बस ध्यान में होनी चाहिए। नोट्स आपको रेडिली अवेलेबल है, किसी भी सोर्स से कर लीजिए, टॉपर से भी कर सकते हैं या तो आप लक्ष्मीकांत से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर। हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फंक्शन क्या है, किस किस चीज़ों को लेकर, एग्जीक्यूटिव को लेकर। एग्जीक्यूशन जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन होती है ना, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का आपको लिटरली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किसके अंडर पे कौन आ रहा है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर की कैबिनेट
कमेटी का क्या रोल है, कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई बॉडी है, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, तो वैसे करके करते करते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके साथ में जुडिशरी का, तो पहले आपको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ जुडिशरी, ये पता होना चाहिए। फिर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ में अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारे काम आती है। प्रेशर ग्रुप्स किसको बोलते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में रोल होने के बाद में प्रेशर ग्रुप की चैलेंजेस क्या क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या क्या है, ठीक है ये। और प्रेशर ग्रुप के एक दो एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। उसके बाद में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा, उसमें हमारे जो पॉलिटिकल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में भी आपके प्रेशर ग्रुप में कुछ फॉर्मल प्रेशर ग्रुप है और कुछ इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप है, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं। उसके बाद में देयर रोल इन द इंडियन पॉलिटी, तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पॉलिटी एग्जीक्यूशन में आपको पॉलिसी फॉर्मेशन में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे बोला है ना, पूरी लाइन पढ़िए क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन वो क्या है एंड उनका रोल क्या है पॉलिटी में। और व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी मेजरली तीन चीज़ पे काम आती है। पहला क्या है, पॉलिसी फॉर्मेशन, दूसरा क्या है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, और तीसरा पॉलिटी का पार्ट होता है, जुडिशरी भी पॉलिटी के पार्ट में ही आता है। इट्स जस्ट दैट वो ओवरलुक करता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्मूथली रन करे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो हमको जनरली पूछा जाता है कि प्रेशर ग्रुप का क्या रोल रहा, हाउ प्रेशर ग्रुप्स जो है इन्फ्लुएंसेस पॉलिटी इम्प्लीमेंटेशन, हाउ प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस पॉलिटी फॉर्मेशन। या अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा है, या तो आपको डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर ग्रुप्स एंड हाउ डू दे व्हाट रोल डू दे प्ले इन द प्रेजेंट इंडियन पॉलिटिक्स, या पॉलिटी में उनको क्या रोल प्ले करते हैं। तो अगर पॉलिटी की बात करें तो आपका आंसर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि प्रेशर ग्रुप क्या है, फिर पहला हेडिंग डालेंगे प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटी फॉर्मेशन, फिर 3 पॉइंट 4 पॉइंट वहाँ दे देंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एग्जीक्यूशन, फिर उसमें आप 3 पॉइंट दे देंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं PIL, है ना, PIL के बारे में आपको कहाँ से, तो अच्छा इसमें जुडिशरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, इसके नोट्स हमको कहाँ से मिल जाएंगे, सेम है, लक्ष्मीकांत में भी हैं। डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा नोट्स आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, तो आप टॉपर्स के नोट्स से कर लीजिएगा। और प्रेशर ग्रुप का नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, टॉपर्स के नोट्स से मिलेगा। और सबसे अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे इसके गूगल में, और गूगल के अलावा आपको घटना चक्र में मिलेंगे। और अगर हम PIL की बात करते हैं तो PIL को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, कहाँ से आया, किसने किया, इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से जज थे जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम लिया, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। बट इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो टॉपर्स के कॉपी से आप एक बार देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 RPA आप कहाँ से पढ़ेंगे, टॉपर्स के कॉपी से, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनकी पावर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके साथ साथ में आपको CAG, जैसे एग्जाम्पल हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी CAG है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी और कौन कौन सी है बताइए, UPSC है, और कौन सी है हमारी, और जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक तो UPSC हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो इनके पावर्स, इनके फंक्शंस और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ आप ये भी पाएंगे कि उनका रोल क्या है करंटली, ये भी पूछा है उसने, एंड चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस होने के बाद में इसमें वे फॉरवर्ड भी पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप जब पॉइंट नंबर 8 को प्रिपेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को लेकर, तो आप उसके चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड को भी ज़रा आप ध्यान रखिएगा कि किसी पर्टिकुलर कमेटी ने इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या सजेशन दिया है, वो आपको यहाँ पे वो भी आपको पता होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नॉट स्पेसिफिक टू और नॉट लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट हमको स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज़ जो है इंक्लूडिंग नीति आयोग हो गए, तो इनके फीचर्स, इनके फंक्शंस, साथ साथ में चैलेंजेस क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, एंड 3 से 4 पॉइंट इन वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 9 एंड 10 में फंक्शन, फीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड का भी आपके पास में 5-5 पॉइंट होना चाहिए। सोर्स सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स।
तो जब वेरियस सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा सेक्टर्स तो हो गए और साथ साथ में अलग अलग सेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है। इनकी डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड आईसीटी, है ना, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ उनके डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड आईसीटी। तो कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है। तो हम लिमिट कहाँ से करेंगे, तो जितना भी एक साल के करंट अफेयर्स में जो चीज़ें रही हैं वो, और जो इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, है ना। अगर आप पिछले बार का क्वेश्चन देखेंगे, GS3 का पेपर मैं बोल रही हूँ, आप देखेंगे वहाँ पे मेक इन इंडिया वगैरह पूछा है ना, पुरानी पॉलिसी पूछी है, बहुत नई पॉलिसी नहीं पूछी है। तो हमको फ्लैगशिप प्रोग्राम भी हमको कम से कम उसके राइटअप हमको 50 से 100 वर्ड का रेडी रहना चाहिए। उसके बाद में ये पॉइंट नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 13 में। वेलफेयर स्कीम्स जो है किसके लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए। वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन आते हैं, उनके लिए, उनसे स्पेसिफिक आपको, तो हमारे विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उसके साथ साथ में SC ST OBC, इसके साथ साथ में हमारे PVTGs हो गए, है ना। PVTGs के साथ साथ में हमारे PWD वाले हो गए, PWD वाले के साथ में हमारे ओल्ड एज वाले हो गए। तो आपको वल्नरेबल सेक्शन पता होना चाहिए एंड ईच सेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट की क्या वेलफेयर स्कीम है, उनके पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि कौन, स्पेशली यूपी में कितने परसेंट फीमेल हैं, कितने परसेंट PWD हैं, इसका कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में सेंटर और स्टेट में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम है, दोनों पता होना चाहिए। क्योंकि स्टेट हमारा क्यों स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि हम स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें हमको स्टेट की स्कीम्स पता होना चाहिए। स्कीम्स की नॉलेज होने के साथ साथ में वो स्कीम कैसे परफॉर्म करी है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, कि इम्प्लीमेंटेशन बॉडी क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या है, ये मैकेनिज़्म में हो गया। लॉ क्या बोलती है, बॉडी इसको देखने के लिए कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया होगा। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आएंगे, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर है ना ST, फिर OBC, फिर विमेन, फिर माइनॉरिटी, PWD। तो ये हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिल जाएंगे, घटना चक्र में अच्छे से दिए हुए हैं, और टॉपर्स के नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। 14 डिस्कस हो गया, 15 डिस्कस हो गया एंड 16 डिस्कस हो गया। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 17 है, अगर आप इसको देखेंगे तो पॉइंट नंबर 17 का मैंने आपको ऋषिकेश सर का वो दिखा दिया है ना, उसका एक पॉइंट दिखा दिया है, 311 आर्टिकल, एंड मैंने AIS का दिखाया है ना। अब क्या हो गया कि आपको जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी ना, बिल्कुल ऐसे भी पूछ लेगा, और इसके अंदर सिविल सर्विसेज के जो अंदर अलग अलग पार्ट है ना, अब उसमें स्टेट PCS भी आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसका आपको थोड़ा सा नोट्स ज़्यादा बड़ा है, अगर आप टॉपर्स के कॉपी देखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस आई थिंक 4 या 5 पेज लग गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए। मगर अगर आप उस पर पॉइंटर्स देखेंगे ना, जैसे उसके लिमिटेशंस क्या हैं और उसके वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपको मिलता जुलता दिखेगा जो पॉइंटर्स है ना। तो कहने का मतलब ये है, 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं जब भी पूछेगा। अब जो पॉइंट नंबर 18 से लेके पॉइंट नंबर 21 है ना, यस, पॉइंट नंबर 18 से लेके पॉइंट नंबर 21, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। होता क्या है, जब भी हमको लोग गाइड करते हैं, लाइक पिछली बार जब मेरे फ्रेंड आलोक ने हमको गाइड किया था, तो उसने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि ज़्यादा नहीं करना है, सिलेबस के टॉपिक देख ले और सिर्फ स्टिक टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली उसने मुझे बोला था। मैंने वो नहीं किया था। प्रीवियस ईयर एक बार देखा था, बट एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के चक्कर में क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड नहीं किया था मैंने, इसलिए जो गलती मुझसे हुई, तो उससे क्या हो गया, जहाँ मेरे में पोटेंशियल होने के बाद भी, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी, क्या मैं गारंटीड आप लोग को ये बोल सकती हूँ कि SDM पोस्ट मैंने सिक्योर कर ली है। अब तो स्केलिंग का भी इशू हो गया। जब मेंस दिए थे तो हमको जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने तो गारंटी दी थी यूनिवर्सिटी में जाके कि स्केलिंग तो हम करेंगे, स्केलिंग होनी चाहिए। अब देखिए जब रिजल्ट आने का समय हुआ तो स्केलिंग का इशू आ गया। तो जब हमने ये एग्ज़ाम दिया था तब स्केलिंग का इशू नहीं था, तब ऐसा था कि यार अच्छे से एग्जाम देंगे, पूरा आंसर लिख देंगे, ठीक ठाक लिखेंगे तो हो जाएगा। तो आई वॉन्टेड टू सिक्योर द रैंक सो बैडली कि मैंने आसान वाली चीज़ों को इग्नोर करके कठिन वाली चीज़ों में गई थी। मैं UPSC के लेवल का, UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गई थी कि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया तो वो मुझसे नहीं छूटना चाहिए। वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मेरे जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं ना, वहाँ पे भी मैंने बहुत अपना, मतलब मैं बेटर क्वालिटी के आंसर लिख सकती थी, मेरी क्वालिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी, वो गलती आप मत करिएगा, मेरे एक्सपीरियंस से सीख जाइए। एटलीस्ट आप लोग का प्री क्लियर हुआ है ना, आप तो अपनी SDM की पोजीशन गारंटी कर लीजिए, है ना। तो ये आप करिएगा। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है तो कुछ सोच समझ के करता है, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए, ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, मगर ट्रस्ट करके वो काम कर लीजिए। आप लोग को एक्स्ट्रा करना है ना, आप एक्स्ट्रा करिए,
मगर सबसे पहले आप सिलेबस करिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसको रट डालिए, उसके बाद आपको जो एफर्ट लगाना होगा ना, जिसको विजन पढ़ना है विजन पढ़िए, जिसको 10 साल का पेपर 20 साल का पेपर यूपीएससी का देखना है वो देखिए। मगर ये जो मैं बेयर मिनिमम बता रही हूँ ना, यहाँ पे आप लोग पीछे नहीं छूटने चाहिए। मैं पीछे छूटी थी, आप लोग नहीं छूटने चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो वैसे ही जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आई तो मुझे ये बोला गया कृतिका सिर्फ और सिर्फ नेबर्स पढ़ना है, नेबर के बियॉन्ड नहीं आएगा, अफ़गानिस्तान से ही क्वेश्चन आएगा और अफ़गानिस्तान से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बोला गया था। और अफ़गानिस्तान के बियॉन्ड अगर क्वेश्चन गया तो अफ़गानिस्तान के बाद में नेपाल क्वेश्चन आएगा, नेपाल के बियॉन्ड गया तो श्रीलंका आएगा और आखिरी में पाकिस्तान करना, ऐसा मुझे बोला गया था। बट हमने सब कुछ किया था, मतलब मालदीव्स भी किया था, मलेशिया भी किया था, फिर मैंने G20 भी किया था, उसके बाद में G7 भी किया था, मतलब मैंने एक्स्ट्रा ही मतलब 3-4 दिन मैंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लगा दिए। और ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितने क्वेश्चन आने वाले इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि स्टिक टू योर सिलेबस, जो कॉमन पूछ रहे हैं ना। देखिए अगर आप 2020 वाले क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो 2020 में क्वाड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्वेश्चन आया ही आया, ठीक है। 2020 और 21 में हम आर्कटिक सर्कल से हम बहुत ज़्यादा वो आर्कटिक सर्कल का जो मेंबरशिप है ना टेम्पररी वाला, तो उसमें हमारे इंडिया को फिर से जगह मिली है, तो ये तो न्यूज़ में था, तो इसको तो हमको प्रिपेयर करना ही था। मैंने नहीं किया था, सब ऑप्टिमल आंसर लिख के आई हूँ। आर्कटिक सर्कल पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा था, बट नहीं पढ़ा था मैंने, मतलब मैंने आर्कटिक सर्कल का वो पढ़ा था कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या होना चाहिए। मैंने अगर व्हाट इफ मैं आर्कटिक सर्कल की कंट्री का नाम लिख देती ना, तो मतलब वहाँ पे गारंटी था कि मैं अच्छे मार्क्स, पर मैं आर्कटिक सर्कल के सारे कंट्री का नाम लिख के नहीं आ पाई थी, डायग्राम नहीं बना पाई थी, तो मुझे लग रहा है कि वो सब ऑप्टिमल हो गया, बाकी स्टूडेंट ने किया होगा। पिछले साल क्या था, अफगानिस्तान न्यूज़ में था कि नहीं, तो अफगानिस्तान का, और पिछले साल खोल के देख लीजिए पेपर, अफगानिस्तान आया ही आया है ना। तो वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो भी न्यूज़ में रहा है, ये हम कहाँ से देखेंगे, ये हम विजन की डॉक्यूमेंट से देखेंगे। विजन को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, मगर वहाँ से हम टॉपिक निकालेंगे कि कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही है, और उस टॉपिक के ऊपर हम 50 to 100 वर्ड्स के नोट्स बना लेंगे। दैट्स इट, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है, टॉपिक निकालना है और 50 से 100 वर्ड का न्यूज़ निकालना है। श्रीलंका मुझे लगता है इंपॉर्टेंट अभी भी रहेगा, क्योंकि हम श्रीलंका की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये है, अफगानिस्तान अभी भी रेलेवेंट रहेगा, बट अब मुझे लगता है कि जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ना, उस पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर बियॉन्ड गए तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग में भी आपको अभी वही चीज़ें, G20 हमेशा रेलेवेंस में था और हमेशा रहेगा, और अब तो इन 2023 में अपनी प्रेसिडेंसी भी आ रही है ना G20 की, उसके लिए हमने कमेटी वगैरह भी बिठा ली है, तो G20 अभी भी रेलेवेंट रहने वाला है, तो है ना। तो सेम चीज़ है कि हम बस विजन से उठा लेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये 1, 2, 3। अच्छा, जो पॉइंट नंबर 20 आई है कि जो व्हाट इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, और फिर आ गया इंडियन डायस्पोरा। तो डायस्पोरा एक टॉपिक है जो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। वो एक रिपोर्ट आती है जिसमें हमको हर साल रैंकिंग होती है, हमेशा पता होता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पा रहा है, वो सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, बस उसका रैंकिंग आप ध्यान में रखिएगा। वो हमेशा आई थिंक 18 मिलियन हमारे डायस्पोरा थे, तो इस बार जो करंट रिपोर्ट आएगी उसमें 18.5 होगा या फिर 18.6 होगा, तो बस वो डेटा आप अपडेट कर लीजिएगा कितने डायस्पोरा हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें। तो पॉइंट नंबर 18 से लेके पॉइंट नंबर 21 हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं विजन मैगजीन से, और सिर्फ टॉपिक देख के 50 से 100 वर्ड ही हम प्रिपेयर करने वाले हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम, करंट अफेयर्स में रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये जो करंट अफेयर्स जो पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ेंगे, घटना चक्र से पढ़ेंगे, एंड कुछ टॉपिक हमने विजन से कवर करने, जैसा मैंने आपको बताया है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का कहाँ से पढ़ेंगे, तो घटना चक्र से मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, और इनफ इन्फॉर्मेशन थी कि मैं आंसर वहाँ पे राइट कर पाए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन। मैंने बोला था कि GS2 का हो जाएगा, GS2 को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखिए मेरे वीडियोज़ का आप वेट मत करिए, GS3 मैंने फिनिश किया ना,
तो उस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ड्यूटी चालू हो गई होगी। आई होप सो कि आपने नोट्स बनाना चालू कर दिया होगा। वो नोट्स बनाते जाइए। जब आप GS3 फिनिश कर देंगे तो GS2 वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में GS2 का नोट्स फिनिश कर दीजिए। मैं तो हर रोज़ वीडियो डालते जाऊँगी, मगर आप ये मत वेट करिए कि मैम पूरे वीडियो बताऊँगी, या सिर्फ मेरे ही नहीं, दूसरे चैनल वाले भी यार, क्योंकि हर किसी की एक लिमिटेशन होती है वीडियो बनाने की, एडिट करने की एंड रिकॉर्ड करने की। तो जितना भी आपको नॉलेज मिल गया ना, वो लेके आप अपने तरफ का अपना होमवर्क चालू कर दीजिए, अपना काम चालू कर दीजिए। और जो बाकी लोग को जिनको गाइडेंस देनी होगी वो तो देंगे, मैं भी अपने वीडियोस कंप्लीट करूंगी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, मगर जितनी मिल चुकी है उसको आप एप्लीकेशन में लेके आइए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद में तो कौन से टॉपर का देखना है, कौन सा नहीं देखना है, ये आपको खुद से पता हो, ये आप खुद ही देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, टॉपर के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।